हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर के बॉटनी के लेक्चर में आज हम बात करेंगे एल्गी की हार्मफुल एक्टिविटीज़ को। क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने एल्गी की इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस पढ़ी। एल्गी की इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस में जो उनका बेनिफिशियल एस्पेक्ट था, यानी कि जो उसकी यूज़फुल एक्टिविटीज़ थी, उसके बारे में बात की कि हमें एल्गी से क्या क्या प्राप्त होता है और एल्गी से बने हुए प्रोडक्ट हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक हैं, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे इंडस्ट्री का क्षेत्र हो, चाहे फूड एंड फोडर के फॉर्म में हो, चाहे मेडिसिन्स के फॉर्म में हो, एंटीबायोटिक्स हैं, और या इंडस्ट्रीज़ में हो। बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में हमने बात किया। एल्गी से प्राप्त होने वाले जो प्रोडक्ट की हमने बात की। आज हम पढ़ेंगे एल्गी के हार्मफुल एस्पेक्ट, यानी कि एल्गी के जो निगेटिव या अनयूज़फुल एस्पेक्ट हैं, जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। कभी कभी स्थूल रूप से एल्गी की अत्यधिक वृद्धि, विशेष रूप से प्लैंकटन तथा फ्लोटिंग करने वाले एल्गी की वृद्धि के कारण हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं। यह वाटर वॉल्यूम्स बना देते हैं, प्रदूषण कर देते हैं, फिल्ट्रेशन की क्रिया में बाधा पहुंचाते हैं। कुछ नमक के जो सॉल्ट बेड में भी बहुत मात्रा में ये उगाते हैं, तो नमक की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। यह उसकी क्रिस्टल को बनने में बाधा पहुंचाते हैं तथा उसे गुलाबी या लाल रंग प्रदान करते हैं। तो कभी कभी जैसे किसी पॉन्ड में या किसी मैराइन वाटर में रहने वाले जो एल्गी होते हैं, जो प्लैंकटन्स और फाइटो प्लैंकटन्स जो होते हैं, जो प्लवकीय सवाल होते हैं, फ्लोटिंग एल्गी होते हैं, वो क्या करते हैं, कभी कभी इतनी मात्रा में ग्रो कर जाते हैं कि उसके पूरे सरफेस को घेर लेते हैं, और उसके सरफेस को घेर कर जो ब्लूम्स बना लेते हैं, वाटर ब्लूम्स बना लेते हैं। उससे वहाँ का जो फ्लोरा फाउना वो सब डिस्टर्ब होता है, क्योंकि प्रॉपर सनलाइट का नीचे वाली जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, उस पर प्रॉपर सनलाइट का नहीं पहुँच पाना, वाटर का पॉल्यूशन हो जाता है। यूट्रिफिकेशन इस प्रोसेस को हम बोलते हैं। और वहाँ के अंदर की जो बीओडी जो होती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, वहाँ अंदर मछलियाँ मरने लगती हैं, पानी पॉल्यूटेड हो जाता है, और जिसको जो जानवर पीते हैं वो भी बीमार हो जाते हैं। तो इनकी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ग्रोथ के कारण भी हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन भी होता है। नमक जो मैराइन वाटर होता है, उस पर जो सी बेड होता है, सी बेड, उसके ऊपर जो नमक की लेयर होती है, उसकी फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आती है, उस पर ही ग्रो कर जाते हैं, उसकी क्वालिटी के नमक की क्वालिटी को भी ख़राब करते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे वाटर ब्लूम्स या एल्गर ब्लूम्स के नाम से। फाइटोप्लैंक्टन की अत्यधिक वृद्धि के कारण अक्सर जलाशय विभिन्न रंगों के, जैसे हरे, पीले, हरे, पीलापन लिए हुए भूरे, गहरे या गंधले भूरे, यानी कि पेल ब्राउन कह सकते हैं, लाल, भूरे, नीले, हरे आदि हो जाते हैं। सागर, जो लाल सागर का नाम जो है वो भी नील हरित शैवाल ऑस्लेटोरिया इरिथेरिया के कारण पड़ा, जो डैसिस अवस्था में समुद्र को लाल रंग प्रदान कर देता है। समुद्र में हरे, भूरे तथा लाल ज्वार अधिकतर डायनो फ्लैजिलेट के कारण होते हैं। ताजे जल में स्फुटन से जो तालाब व झीलों में सामान्य हैं, लेकिन नदियों में दुर्लभ होते हैं। एल्गी में अनेक क्लास, जैसे क्लोरोफाइसी है, जेंथोफाइसी है, क्राइसोफाइसी है, बेसिलरियोफाइसी है, डायनोफाइसी है, क्रिप्टोफाइसी, लूनोफाइसी व साइनोफाइसी के कारण होते हैं। जो में अलग मतलब जो एल्गी के जो अनेक ग्रुप होते हैं, इनके कारण ये होते हैं। और प्रत्येक क्लास में एल्गी का अपना एक डिफरेंट कलर होता है, वो डिफरेंट कलर प्रदान करते हैं। हालांकि सबसे प्रचलित जो वैरायटी है वो साइनोफाइसी का मेंबर है, माइक्रोसिस्टिस है, एनाविना है, स्पाइरुलिना है, ऑस्लेटोरिया है, नोडुलेरिया है, नोस्टॉक है, इत्यादि वैरायटी हैं।
प्रकाश, तापमान और हाई पीएच पर घुले हुए जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं तथा उनका जो रिडॉक्स पोटेंशियल होता है वो डेसेंस की वृद्धि को नियंत्रित करता है। शैवालीय स्फुटन मिश्रित जिसमें अनेक प्रजातियां होती हैं वे दुर्लभ रूप से ही प्योर होते हैं जो सिर्फ एक ही जाति के होते हैं, अथवा दुर्लभ वो तो बहुत कम होता है कि वो प्योर फॉर्म में हो, उसमें एक ही जाति के होते हैं तब ऐसा होता है। डेसेंस अस्थायी अथवा मौसमी हो सकते हैं, यानी कि सीजनल हो सकते हैं, जो नवंबर, दिसंबर व जून में पाए जाते हैं, अथवा ये स्थायी भी हो सकते हैं। जल को रंग प्रदान करने के अतिरिक्त स्फुटन के कारण जल में दुर्गंध भी आने लगती है तथा उसका जो टेस्ट है वो खराब हो जाता है, वह पीने योग्य नहीं रहता। मछली के तालाबों में उनके जो गिल्स होते हैं, फेफड़े गलफड़े होते हैं, उनको चोक कर देते हैं तथा बदली के मौसम में जल में ऑक्सीजन की कमी कर देते हैं। इनके अपघटन से के समय मछलियों की व्यापक स्तर पर मौत होती है। जल स्फुटन करने वाले एल्गी से बेहद तीव्र विष यानी कि जो पॉइजन होते हैं अथवा नॉन पॉइजन को फिल्ट्रेट किया गया है अकॉर्डिंग टू राउंड 1966 तथा ऐसे जल को पीने से पक्षियों तथा मवेशियों की मृत्यु की भी रिपोर्ट्स हैं। लेकिन अभी तक भारतीय जल स्फुटन शैवालों अथवा उस जल के रासायनिक विश्लेषण की केमिकल एनालिसिस जिनमें ये उगते हैं किसी विषाक्त पदार्थ का पता ही नहीं चलता अकॉर्डिंग टू सिंह 1955, और ना ही ऐसे जल को पीने से जिसमें औसत स्फुटन हो किसी दुष्प्रभाव के होने का पता चला है। ये अलग अलग साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग व्यू हैं। एल्गी के स्फुटन का प्रयोग खाद के रूप में किया जाने लगा है। हल्के शैवालीय स्फुटन को अकार्बनिक खादों के साथ मिलाकर मछलियों के तालाबों में इंड्यूस किया जाता है जिससे सबमर्ज खरपतवार को नियंत्रित किया जा सके। तो ये इसका जो नेगेटिव एस्पेक्ट हुआ एल्गी को लेके। अब हम दूसरे एस्पेक्ट की बात करते हैं। एल्गी से जो होता है वो वाटर पॉल्यूशन होता है। वाटर पॉल्यूशन पेयजल के अथवा अन्य जलाशयों में एल्गी की व्यापक वृद्धि से दो अनडिजायर्ड इफेक्ट होते हैं, अवांछनीय प्रभाव होते हैं। नंबर 1, इनके जो अपघटन से जो प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोडक्ट से जल का स्वाद बिगड़ जाता है, उनका टेस्ट खराब होता जाता है, जल पीने योग्य नहीं रहता, अनपोर्टेबल हो जाता है। तथा दूसरा, यह फिल्ट्रेशन प्रक्रिया में बाधा पहुंचाते हैं। इनको अगर हम छानेंगे, फिल्ट्रेट करेंगे तो उस प्रोसेस में बाधा पहुंचाएंगे। इसके अंदर जैसे क्लोरोफाइसी का मेंबर है, साइनोफाइसी है, बेसिलोफाइसी आदि के मेंबर्स के विभिन्न फिलामेंट्स तथा एक कोशिकीय वैरायटी जल में प्रदूषण करते हैं। कुछ हद तक कुछ विशेष एल्गी की उपस्थिति प्रदूषण की प्रकृति तथा जल की स्थिति को दर्शाती है। रासायनिक शैवालनाशी जो एल्जीनाइड्स होते हैं, जो कहते हैं एल्गी को नष्ट करते हैं, जो एल्जीनाइड्स होते हैं, विशेष रूप से कॉपर सल्फेट को इंटरमीडिएट क्लोरीनेशन के साथ अल्प मात्रा में शैवाल की वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा इनकी ग्रोथ हो जाती है, वहाँ पर हम एल्जीनाइड्स जो होते हैं, एल्जीसाइड्स जो होते हैं, एल्गी को मारने के लिए उन्हें हमें यूज करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त ये तो हो गया मतलब एक पॉल्यूशन की बात और वाटर ब्लूम्स की बात। इसके साथ साथ इनका एक रोल और है, जो निगेटिव रोल है वो क्या है, वो डिजीज़ कॉज करना। जैसे सब लोग जानते हैं एल्गी ऑटोट्रॉपिक होते हैं, वो डिजीज़ कॉज नहीं करते हैं, लेकिन तब भी कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो पैरासिटिक नेचर के होते हैं,
डिजीज कॉज करते हैं। ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। क्वेश्चंस बनते हैं कि जो डिजीज उत्पन्न करने वाले एल्गी हैं उनके नाम या पर्टिकुलर डिजीज़ का नाम देकर पूछा जा सकता है। आर्थिक महत्व के कुछ प्लांट जैसे चाय है, कॉफ़ी है, नींबू जीनस के भी कुछ प्लांट्स हो सकते हैं। पर कभी कभी गंभीर रूप से पैरासिटिक एल्गी से, जैसे पैरासिटिक जो एल्गी है उसका नाम है सिफिलोरियस, उनको डिजीज़ करती है, उन पर बीमारी फैलाती है, उन्हें प्रभावित करती है। जैसे जो सिफिलोरियस जो वायरेंसिस है, चाय का लाल कीट रोग यानी कि रेड डस्ट ऑफ टी कॉज करती है। बहुत अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो एल्गी की सिफिलोरियस स्पीसीज है, सिफिलोरियस वायरेंसिस है, वो रेड डस्ट ऑफ टी कॉज करती है। जो चाय के पौधे का जो बॉटनिकल नाम थियासाइनेंसिस है का एक बहुत गंभीर रोग है। यह प्रजाति भारत में पाइपर के पौधों को भी प्रभावित करती है तथा यूएसए में सिट्रस प्लांट को प्रभावित करती है। ये स्पीसीज यह पैरासाइट स्टेम पैरासाइट के रूप में अत्यंत विनाशकारी होता है। मतलब ये एक तरह का स्टेम पैरासाइट है और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करता है स्टेम पैरासाइट के रूप में। और जब होस्ट धीरे धीरे बढ़ रहा होता है तब उसे क्षति पहुंचाता रहता है। जैसे सिफिलिस की एक अन्य प्रजाति सिफिलिस कॉफिया कॉफ़ी के प्लांट पर परजीवी होती है। इसके अतिरिक्त जो पॉलीसाइफोनिया की एक जाति होती है वो भी सेमी पैरासाइट के फॉर्म में पाई जाती है। जो मेन डिजीज़ कॉज करने वाली जो एल्गी है वो सिफिलिस एल्गी है जो रेड डस्ट ऑफ टी कॉज करती है। इस प्रकार आज हमने देखा कि एल्गी के जो नेगेटिव एस्पेक्ट थे, हार्मफुल एस्पेक्ट थे, जिसके अंदर उन्होंने डिजीज़ कॉज करने वाले एल्गी भी होते हैं, वाटर पॉल्यूशन करने वाले एल्गी भी होते हैं और वाटर ब्लूम्स करने वाले भी एल्गी होते हैं।